दर्शक मित्रों, जैसे कि हमने पहले भाग में ईवीएम और बैलेट पेपर पर चर्चा की और पहले भाग में बताया गया था कि हम कुछ चीज़ों के बारे में दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। तो आज हम इस ईवीएम और बैलेट पेपर पर, ये जो दूसरा भाग है, इसमें कुछ बचे हुए मुद्दों पर बात करेंगे। चुनाव से एक दिन पहले जो चुनाव अधिकारी होते हैं, वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो मॉक पोल करता है, यानी हर प्रत्याशी को वोट देकर देखता है और वो सही तरीके से मशीन काम कर रही है नहीं, उसकी जांच होती है। उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया की जाती है, यानी कम से हर चीज़ का ये ध्यान रखा जाता है, हर स्टेप पर यह ध्यान रखा जाता है कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में कभी भी कोई राजनीतिक दल चर्चा नहीं करता, लेकिन जब हार जाता है तो आरोप करने के लिए खड़ा हो जाता है। वो पॉइंट ये है कि चुनाव आयोग हर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या राजनीतिक दल को ये सुविधा देता है कि वो वोटिंग होने के बाद उस मशीन को जो सील लगाते हैं, सरकारी लोग तो सील लगाते हैं सरकारी, उसके अलावा राजनीतिक दल भी अपना सील लगा सकते हैं। हर प्रत्याशी भी अपना सील लगा सकता है ताकि जिस दिन गिनती हो उस दिन वो ये सील देख सके कि भाई कोई उसके साथ छेड़छाड़ हुई है क्या नहीं हुई है। तो कुल मिला के वो भी सुविधा निर्वाचन आयोग देता है, जिसका इस्तेमाल मैंने तो नहीं देखा है कि कोई राजनीतिक दल करता है। जब वो सुविधा देते हैं और इस्तेमाल नहीं करते और फिर कहते हैं कि मशीनों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, तो इस आरोप का कोई तथ्य नहीं रहता और इसीलिए शायद न्यायालय में हर केस भारतीय निर्वाचन आयोग जीतता है। दूसरी बात, ईवीएम को लेकर जो प्रश्न खड़े किए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग पे खड़े किए जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयोग तो वो संस्था है जो कानून का पालन करती है, अपना कर्तव्य का निर्वाह करती है, संविधान में जो लिखा है वो करती है। और लगभग दुनिया के सारे देशों में जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे बेस्ट चुनाव के कैटेगरी में भारतीय चुनाव आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसे मानांकित कर चुकी हैं कि अगर 10 में से मार्क्स देने हो कि अच्छे चुनाव के, तो इसको लगभग 9.5 के आसपास मार्क्स मिलेंगे, इतने अच्छे चुनाव होते हैं। तो राजनीतिक दलों को प्रक्रिया को समझ के उसमें सुधार के लिए कुछ हो तो उस बारे में चर्चा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर सुधार के प्रति हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी और कुछ शंकाएं हैं, जैसे कि कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। उनकी बात में सच है कि भाई जहाँ टेक्नोलॉजी के लिए जो देश आगे हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न, जैसे मैंने बताया कि बैलेट पेपर की जो पद्धति है वो बड़ी सिंपल होती है, बड़ी सादी होती है। उसके लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, वो उस अपने बैलेट पेपर की प्रक्रिया को समझ सकता है, वेरीफाई कर सकता है। जबकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, सॉफ्टवेयर ये सब आता है, तो कभी कभी जिसको समझ में नहीं आता या तो जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है वो उसे वेरीफाई नहीं कर पाता या तो उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता, इसलिए उसके मन में शंकाएं निर्माण होती है। इसलिए ये टेक्नोलॉजिकली जो आगे देश हैं वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। कई देश ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आज तक लगभग 31 देशों ने या तो ईवीएम का इस्तेमाल किया है या तो उसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन सिर्फ 4 ही देश है दुनिया में जो अपने नेशनल चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेशनल चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं आज कि जो नेशनल लेवल पर ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के देशों में ईवीएम का इस्तेमाल होता है लेकिन छोटे मोटे चुनावों में होता है, नेशनल चुनाव में नहीं होता। सिर्फ 4 देशों में नेशनल चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। कुछ देशों ने इसे बंद किया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नेदरलैंड में ईवीएम आया, लेकिन एक जन आंदोलन छिड़ा, वी डू नॉट ट्रस्ट कंप्यूटर वोटिंग मशीन, और इस ग्रुप के माध्यम से सरकार पे दबाव बनाया गया, जिसके बाद सरकार ने 2007 से ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया। दूसरा एक किस्सा है जर्मनी का। जर्मनी में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन कुछ नागरिकों ने इसे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है उसमें चैलेंज किया और जर्मनी की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो प्रोसेस होती है वो वेरीफाई नहीं हो सकती और हर नागरिक का ये अधिकार है कि मतदान की हर प्रक्रिया के हर पहलू को वो वेरीफाई कर सके, यानी ईवीएम की प्रक्रिया में ये हो नहीं। तो जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई जो भी प्रक्रिया हो उसके हर पहलू को एग्जामाइन करने की स्थिति होनी चाहिए, वोटर्स को वो एग्जामाइन करने का अधिकार होना चाहिए, जो कि ईवीएम में नहीं है। ईवीएम में हमने वोट डाला तो वो एक आंकड़े में परिवर्तित हो जाता है। अगर रिकाउंटिंग का मसला आ जाए तो सिर्फ टोटल का रिकाउंटिंग हो सकता है, 1 to 1 वोट वेरीफाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है जर्मन नागरिकों का, उसका भंग है। तो इस पर सरकार विचार करे। फिर सरकार ने विचार किया और 2009 से ईवीएम पर
वहां पर उपयोग जो है वो बंद कर दिया गया। भारत में भी ये दलीलें दी जाती है कि भाई ईवीएम से के बदले बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि जो लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सिंपल होनी चाहिए प्रोसेस, एग्जामाइन होना चाहिए। और साथ ही में सामने ऐसी दलीलें दी जाती है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने में खर्च ज़्यादा आएगा, गिनती में ज़्यादा समय लगेगा, या तो बहुत स्टाफ देना पड़ेगा। तो ये सारी दलीलें हैं। प्रक्रिया का पालन बस उस तरह से होना चाहिए जिससे जनतंत्र और मजबूत बने, दोनों पक्षों का विचार हो इसमें, लेकिन निर्वाचन आयोग नहीं, इसमें तो संसद ही फैसला ले सकती है। अगर संसद चाहे तो ईवीएम का इस्तेमाल बंद करा सकती है। उसे सिर्फ जो जनप्रतिनिधि धारा में जो संशोधन किया गया 1988 में उसे रद्द करना पड़ेगा, यानी ऑटोमेटिकली सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होगा। यानी इस बारे में सारी जिम्मेदारी सांसदों की है। जनता इसमें अपना विचार रख सकती है, अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग विचार रख सकते हैं, लेकिन आरोप करना या शंका कुशंका करने का कोई स्थान नहीं है। अगर सारे राजनीतिक दल चाहें और सारे सांसद चाहे तो आपस में उनको जो अधिकार मिले उनका इस्तेमाल करके कानून में संशोधन करके ईवीएम का इस्तेमाल बंद करा सकते हैं। लेकिन जब तक वो ईवीएम है तब तक हमें शंका नहीं करनी चाहिए। चुनाव पूरी तरह पारदर्शक है और हर पक्ष जीता है, हारा है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हर पक्ष ने विरोध भी किया है, समर्थन भी किया है। तो मित्रों, चुनाव प्रक्रिया का आधार है हमारा नागरिक के तौर पर चुनाव पर कितना विश्वास है, और हमें गर्व है कि भारत में सबसे अच्छे चुनाव होते हैं। जय हिंद।